प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कक्षा 7 का हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का पूरा मंथली असाइनमेंट नवंबर महीने का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सितंबर और अक्टूबर का करा दिया है। तो चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। इसमें बोला गया है, बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले लेकिन जल्द ही दोस्त बन जाने वाले बच्चे हैं। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं और क्या पता कल आप बड़े होकर खुद जाओ। लेकिन याद रखो कि आप जब भी कहीं जाना, मित्र की तरह जाना, तब ही वहाँ आप हजारों मित्रों का स्वागत करता पाओगे। ठीक है, अ, हजारों मित्रों को स्वागत करता पाओगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ये पूछा गया, दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं? तो हमेशा झगड़ने वाले बच्चे जो है नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए? तो मित्र बन के जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर हजारों मित्र आपका स्वागत करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें तीसरा पूछा गया है, निम्नलिखित बहुव्रीहि समासों में से किन्हीं 4 समासों का विग्रह करना है। तो यहाँ पीताम्बर होता है, पीताम्बर होता है, पीला है अंबर जिसका हम कृष्ण बोल सकते हैं, दशानन हो सकता है, 10 है आनन या 10 है सिर जिसके रावण, और गजान होता है गज के समान आनन है जिसका, तो उसको गणेश, और लंबोदर, लंबोदर हो जाएगा लंबा है उधर जिसका, वो है गणेश। ठीक है, इस तरह से 4 आपको कोई भी करने थे, 4 हमने बता दिए। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो उत्तर लिखेंगे, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हों जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न जो है इसमें आपका, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ये आपकी एक दोहा है और इसके ऊपर गाना भी बना हुआ है। आपने बहुत ही कम सुना होगा ये गाना। तो इस दोहे को हमें पढ़ करके समझना है और इसके बाद में पंक्तियों का अर्थ जो है हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रसंग लिखा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित तथा इन पंक्तियों में कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ यानी बड़े भाई की शिकायत का अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। व्याख्या है, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया बलराम या बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया बल्कि तुम्हें मोल लिया है यानी खरीदा है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए? चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो, दाऊ भैया पर कभी गुस्सा नहीं करती हो। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा और जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो इस तरह से इसका व्याख्या करना था। अब आते हैं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पे। इंग्लिश में आपसे पूछा गया, हाउ इज़ एवरी वन रिएक्ट वैन डैडी फेल इन टू द पॉन्ड? तो दे लाफ्ड हार्टलीटी। ठीक है, तो यहाँ पर हार्टली, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई नेहा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड? तो आंसर हो जाएगा, एज पर रिकॉर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर प्लेड इन 776 BC इन ग्रीस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, पोएम से आपका लिया गया है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, होस्टिंग द ओलंपिक्स इन वेरी एक्सपेंसिव येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम, वाई? क्योंकि होस्टिंग करना, ओलंपिक गेम को जारी करना या मतलब उसको हमें अपने देश में कराना बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी लोग इसको कराना चाहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? आंसर तो होस्टिंग आ जाएगा। हेस्टिंग लिखा है ना, होस्टिंग आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे मैं इसको देखिए, मैं पहले थोड़ा सा सही कर देता हूँ ना, बाद में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा, फिर बात हो जाएगी गड़बड़, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर ओ कर देते हैं, ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे होस्टिंग द, आंसर लिखा है, आंसर लिखना क्यों होस्टिंग करना चाहते हैं जबकि महंगा है। तो होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव येट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट ओलंपिक गेम्स बिकॉज द गेम्स कैन ब्रिंग ए लॉट ऑफ मनी टू द होस्टेड कंट्री बिकॉज मेनी टूरिस्ट ट्रेवल्स देयर ड्यूरिंग द गेम्स, ठीक है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है ट्रेवल्स करते हैं जहाँ पर भी ये होस्टिंग होता है इस गेम की, ठीक है। जिस देश में भी होगा वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे, आप भी जाते हैं या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं गणित सेक्शन पे। गणित में पूछा गया पहला प्रश्न, पद जो है पी स्क्वायर बटे 6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो पी स्क्वायर बटे 6 का संख्यात्मक गुणांक बताना है, यानी कि पी स्क्वायर गुणा में 1/6 करूँगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में 6, ठीक है। तो 1/6 इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है। तो x की जगह 2 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 2 रखना है, तो 2 और इस x की का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 बराबर 3। तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। अब इसके बाद में समीकरण 5x+3 बराबर 3x+3 में x का मान निकालना है। तो देखिए 5x+3 बराबर 3x+3 दिया हुआ है, तो सभी x को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर 5x तो है ही, इधर से इधर जब इधर वाली साइड को उधर वाली साइड में ले जाएंगे, x की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर वाला जो प्लस का 3 है इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 और पहले से प्लस का 3 था तो ये हो गया 0, और इधर बचा 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2, तो x का मान आया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में लगातार सम संख्याओं का योग जो है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या मानते हैं कि x है, कोई भी संख्या x है। दूसरी संख्या क्या होगी, कोई भी संख्या जब x है तो सम संख्या बनाने के लिए उसमें 2 जोड़ना पड़ता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2। और तीसरी संख्या, पहली दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, x+2, तो दूसरी संख्या है, इसमें फिर दूसरा जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या बन जाएगी। इसी तरह अगर चौथा होता तो x+2 + 2, ये तो आपका ये तीसरी संख्या, इसमें एक और जोड़ देते 2 बार तो ये चौथी संख्या हो जाती। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ऐसी तरह जो 2 2 जोड़ते जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो 3 ही संख्या की बात हुई है, तो 3 संख्या हमने लिख दी। 3 संख्याओं में पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है, तीसरी संख्या x+2 तो पहले से ही था और 2 और जोड़ दिया तो x+4 हो गया। तो प्रश्न के अनुसार इन सभी का योग कितना है, 36। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो x+2 + x+4 बराबर 36। तो सारे x को जोड़ लेंगे तो बराबर 36 आएगा। तो हमारे पास जो सारा x जोड़ोगे तो आ जाएगा 3x, और इधर आ जाएगा 6, 6 को इधर लाएंगे 30 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 30, तो 3x बराबर 30, और उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 30/3, तो बराबर 10। यानी कि पहली संख्या ये x जो है 10 आई है, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगी, और 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या क्या है, 10। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर दिए गए आकृति में x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, इसमें x का मान निकालते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये वाला 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला 46 डिग्री दे रखा है, ये x बताना है। सभी को पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहले 46 दे रखा है, ये 46 लिख लिया, प्लस में 90, ये वाला 90 दे रखा है, प्लस में x दे रखा है, x लिख लेंगे, बराबर 180 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 46 और 90 कितना हो गया है, 136। 136 ये हो गया टोटल, और x हमारे को निकालना है। तो एक हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, 136 को 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 44 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो हमारे को पता होता है बाह्य कोणों का योग जो होता है वो तीसरे कोण के बराबर होता है। तो ए एंगल प्लस सी एंगल बराबर वाई हो जाएगा, बाह्य कोण का मान होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये त्रिभुज है, अब बीच वाली लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ये आपका 46 है और ये आपका 45 है। तो ये वाला बाहर वाला एंगल इन दोनों का योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का 46 + 45 जोड़ेंगे तो वाई के बराबर आ जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 91 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 91 डिग्री। तो यहाँ पे आता है एक्स बराबर 44 और वाई बराबर 91 डिग्री। हो गया कंप्लीट मैथ। अब आते हैं विज्ञान पे।
इसमें है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन में होता है। तो देखिए चालन विधि द्वारा किस में होता है स्थानांतरण, धातुओं में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग हैं। पौधों में जड़, तना और पत्ती द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। आप आगे भी दूसरी क्लासों में पढ़ते रहेंगे, इसको बहुत दूर तक पढ़ेंगे आप, अगर आपके पास साइंस रहेगी तो। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तथ्य दिया है बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की क्रिया को परिकर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में परिकर्णन के माध्यम साधन क्या क्या होते हैं। तो बीज का परिकर्णन है, पौधों के बीज जो है दूर दूर तक फैल जाने से बीज परिकर्णन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन कौन कौन से हैं। एक पवन है, यदि हवा उड़ा के ले जाए बीज को। एक जल से बह के बीज चले जाए, जंतु के शरीर में चिपक के चले जाए। और विशेष विधि जैसे कि फल का लटके से फटने से, मतलब फल लटका हुआ है और वो फट जाता है तो भी वो वहाँ पे पैदा हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से की विधियाँ लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक का या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है। क्यों। क्योंकि लकड़ी ही जो है हीट ट्रांसफर नहीं करती। तवे को पकड़ने वाला हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होती है। कुचालक मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं करती है, यानी कि गर्म नहीं होगी जल्दी। पांचवा जो क्वेश्चन है किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्री केसर का चित्र बना करके नामांकित करना है। यानी कि आपकी बुक में जो चित्र है उसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का चित्र है और इसके जितने भी भाग हैं उनको हम स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों को हम, यहाँ पे ये पुंकेसर है, यहाँ पे स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर के नाम ये है और पुंकेसर के नाम ये है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह का चित्र आपकी बुक में है, उनको भी देख सकते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें लिखा है परागण की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। अगर आपको ये करना है तो ये कर ले, नहीं तो चित्र वाला कर लें। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। कथन है बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्य काल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। और कारण है दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका सही विकल्प चुनना है कि आपका जो कथन है ना ये वाला, ये तो बिल्कुल सही है कि आपका जो है बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान हुआ। लेकिन जो कारण दिया इसमें दक्षिण भारत में 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, ये गलत है। तो हमारे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो इसका जो आंसर मेरे को लग रहा है वो लग रहा है डी, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा डाउट है इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया। आप अपने टीचर से पूछ करके इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद में डी भी लग रहा है और बी भी लग रहा है। तो दोनों क्वेश्चनों का जो यहाँ पे जब दो ऑप्शन में है डाउट, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया। तो बी और डी में से पूछ लेना अपने टीचर से कौन सा सही है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्य का मानचित्र पर दर्शाना है। तो झारखंड राज्य का इस तरह का मानचित्र होता है, आपको पता होगा। और उसमें जो है ये वाला कलर जो इस बीच में किया गया है, ये बीच वाला जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो ये आप इसको कर लेना, ठीक है। टिक इस तरह से पेंसिल से रगड़ करके इसको कर लेना, पेंसिल से कलर कर देना या कलर से भी कलर कर सकते हो। पांचवा है अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म और नर्म जलवायु भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और वार्षिक तापांतर कम रहता है, यानी कि वार्षिक में जो टेम्परेचर अप डाउन होता है वो कम होता है। और एवं ऋतुओं का अभाव होता है, जाड़े की ऋतु होती ही नहीं है। प्रतिदिन दिन के तीसरे पहर बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में मूसलाधार वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है जाड़ा तो नहीं होता लेकिन बारिश तो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र होती है, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है नए धार्मिक विचारों एवं आंदोलनों सूफी और भक्ति सूफी दोनों के मध्यकाल में उद्भव होने के कारण को आपको बताना है। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलन के कारण जो है हम लिख सकते हैं पहला, मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में, यहाँ पे मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों ने हिंदू मुस्लिम और बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली, ठीक है। उसके बाद लोगों में अपनी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव जो है वो पड़ा। और वर्ण एवं जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई थी
एवं इन उनके सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया और शासन वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। तो ये सब कारण हैं, इनको आप लिख लेना। संस्कृत का जो है आपको स्वामी विवेकानंद वाला, ये वाला पैसेज हमेशा बहुत पॉपुलर पैसेज है, आता रहता है। भारतवर्ष से श्रेष्ठ पुरुष। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, नरा सफलता भवन्ति अत्र वाक्येन विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? सफलता। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। प्राचीने इति पदस्य विलोम पदम किम। तो प्राचीन का विलोम पद क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक और प्राचीन, ठीक है ना। मॉडर्न और आपका एसेंट, इंग्लिश में मॉडर्न, हिंदी में इंग्लिश में आपको मॉडर्न और एसेंट बोलते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में पूछा है श्री रामकृष्ण परम हंस कस्य गुरु अस्ति। तो ये किसके थे? स्वामी विवेकानंद से गुरु। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, संसारे सफलता के भवंती। तो सफलता कौन होता है? तो वो होता है स्वगुरुणाम आदरम कुर्वन्ति, जो अपने गुरु का आदर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरा वाक्य में उत्तर लिख लेना। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और इसके सोल्यूशंस के लिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी जो भी विषय है ना, जब आप 7वीं से 8वीं में जाओगे तब भी मैं पढ़ाऊँगा, 8वीं से 9वीं में जाओगे तब भी पढ़ाऊँगा, 9वीं से 10वीं में, 10वीं से 11वीं और 11वीं से 12वीं तक, यानी कि आपको कंप्लीट पढ़ाता ही रहूँगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सोल्यूशन समय समय पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। सोल्यूशन मिलने में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और भी क्लास के पेपर आते रहते हैं। तो पहले जो पेपर आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जिसका पेपर आता है उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर जरूर करें, लाइक कर दें।